ओके, तो आज सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डाउट्स लेंगे। 2 चैप्टर के डाउट्स लेने हैं। पहला है चैप्टर नंबर 1, फिर है चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। तो किससे शुरुआत करें बताओ ज़रा, 1 या 4? 1 से, ओके। चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बताइए भाई। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो सभी के हो गए हैं। कितने हो गए थे स्टार्टिंग के? 47 तक हो गए थे, है ना। 47 तक तो सारे क्वेश्चंस हो गए थे हमारे। एंड अब हमें आगे करने हैं 47 के बाद। तो 47 तक तो मुझे लगता है किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी है तो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए भाई डाउट्स। यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, बोलो। 107, 113, 114, 15, बस 17। अच्छा, 117, ओके। और 94। अरे अब तो कोरोना चला गया, अब तो मास्क उतार दो और समझ तो आएगा मुझे बोल के। अरे वरना मुझे समझ ही नहीं आ रहा, लिप सिंक से कुछ समझ आया था। 67, हाँ। अब तो पब्लिकली भी गवर्नमेंट नहीं बोलती मास्क लगाने को, तुम क्लास में भी लगा के बैठे हो। चलो अच्छी बात है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ। आगे बोलो। बस 63, 64, ओके। और अच्छा, इतने करा देता हूँ, फिर बाद में रखो अपने नोट करके, बाद में पूछना फिर। और अगर हैं भी तो तुरंत तुरंत पूछते रहो। इतने बता दो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और डाउट्स बता देना फिर। तो सबसे पहले हम करते हैं 63, 64, 67। जल्दी आ जाएंगे वो। 63, 64, 67। तो क्या लिखा है 63 में? एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट, ऑल अदर क्लास बाउंड्रीज लाई मिडवे बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन। देखो जी, देखो जी, पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए, हम एक इंक्लूसिव सीरीज बनाते हैं। 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, सिर्फ इतनी बनाते हैं, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो बताइए क्या होगा। 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5 एंड 20.5 to 30.5। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 10.5 इनका मिडवे है कि नहीं? क्या 10.5 इनका मिडवे है कि नहीं? आपने बोला हाँ। क्या 20.5 इनका मिडवे है कि नहीं? मिड यानी कि मिड वैल्यू, हाँ जी। तो इसी तरीके से मुझे पता है कि सभी वैल्यूज़ एक्सक्लूसिव सीरीज़ की सिर्फ पहली और आखिरी छोड़ करके मिडवेज होती हैं ऑफ इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ का भी क्या, अपर लिमिट ऑफ क्लास और प्रीसीडिंग लिमिट की हायर क्लास, इन दोनों का मिडवे होती है। तो वही चीज़ ये बोलना चाह रहा है। एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट, यानी कि पहला और आखिरी छोड़ दिया जाए अगर, पहला और आखिरी छोड़ दिया जाए अगर, ऑल अदर क्लास बाउंड्रीज, यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा है, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज वर्ड कहाँ यूज करते हैं हम? एक्सक्लूसिव सीरीज में, याद है। ये क्या है? 1, 11, 21 क्या है? क्लास लिमिट्स। 10, 20, 30 क्या है? क्लास लिमिट्स। ये है लोअर क्लास लिमिट, ये है अपर क्लास लिमिट। ये क्या है? क्लास बाउंड्रीज। ये क्या है? क्लास बाउंड्रीज। ये क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री। ये क्या है? अपर क्लास बाउंड्री। तो यहाँ पर अगर बाउंड्रीज वर्ड लिखा है, यानी किसकी बात कर रहे हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज की बात कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट, ऑल अदर क्लास बाउंड्रीज लाई मिडवे बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। यानी कि जितनी भी क्लास बाउंड्रीज हैं पहली और आखिरी छोड़ करके, यानी कि इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, ये सब की सब क्या है? ये सब की सब मिडवे हैं। किस किस का मिडवे? किस किस का मिडवे? लाई मिडवे बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास, इस वाली क्लास का अपर लिमिट
एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास, यानी कि इन दोनों का जो मिड वे है यानी कि मिड वैल्यू है वो ये वाली वैल्यूज आ गई। फिर 21 और 30 का जो मिड वैल्यू है वो ये वाली वैल्यूज आ गई। ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रही है। तो क्या ऐसा होता है? हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल होता है, ऐसा बिल्कुल होता है कि पहली और आखिरी बाउंड्री को छोड़ दिया जाए, सारी की सारी बाउंड्रीज मिडवे होती हैं, सारी की सारी बाउंड्रीज मिडवे होती हैं जो लाई करती हैं बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास एंड नेक्स्ट प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है ना? अब आपको ये समझ आ गया होगा। 64th क्वेश्चन, इफ द विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 10 क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.5 and the lower class boundary of the lowest class is 5.1, then the upper class boundary of the highest class is। तो यहाँ पे बाउंड्री वर्ड यूज हो रहा है, दिख रहा है? बाउंड्री यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज। सबसे छोटी बाउंड्री कौन सी है? और मुझे बताइए कि जो विड्थ है हर एक क्लास इंटरवल की वो कितनी है? 2.5। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? क्योंकि 7.6 माइनस 5.1 क्या होगा? 2.5। अभी बोल रहे हैं कि एक बात बताओ कि 10 क्लासेस हैं आपके पास, ये तो पहली आ गई, ऐसे 10 क्लासेस हैं, तो बताइए जी हाईएस्ट लास्ट क्लास की हाईएस्ट बाउंड्री क्या होगी? आखिरी जो क्लास है उसकी हाईएस्ट बाउंड्री क्या होगी? मुझे बताइए। अगला क्या होगा? 7.5 टू 10.1, फिर क्या होगा? 10.1 टू 12.6। ऐसे करते 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 आपकी जो 10th क्लास इंटरवल होगा उसकी हाईएस्ट बाउंड्री यानी कि अपर क्लास बाउंड्री क्या होगी? मुझे एक बात बताइए, पहले से दूसरे में हमने क्या किया? पहले से दूसरे में 2.5 ऐड, दूसरे से तीसरे में 2.5 ऐड। तो अगर मुझे 10th वाले का देखना है तो क्या करना होगा? इसमें 25 ऐड करना होगा। बात समझ आ गई? देखो अगर मैं 2.5 इंटू 2 करता हूँ तो क्या आता है आंसर? 5। और अगर मैं इसमें 5 ऐड करता हूँ तो मुझे इसकी पता चल जाती है। समझ आ गई ना आपको बात? तो ऐसे आपको 10th वाले की बतानी है तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 10 करके देखना पड़ेगा क्या होगा। इंटू 10 करके देखा 25 आया, तो इसमें अगर मैं 25 ऐड करता हूँ तो कितना आंसर आएगा? ठीक है। अब बोलते सर 32.6 आएगा, पर 32.6 तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझना है, ध्यान से सुनो। जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया और 5 ऐड किया तो मेरे पास थर्ड क्लास की अपर बाउंड्री आई है, सेकंड क्लास की अपर बाउंड्री नहीं आया है। बात समझ आ रही है आपको? ये बात समझ आई आप लोगों को? आपके पास कौन सी बाउंड्री आई है? सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की बाउंड्री आई है। इंटू 2 करने से, इंटू 3 करने से क्या आती? फोर्थ क्लास की बाउंड्री आती। तो अगर मुझे 10th क्लास की बाउंड्री चाहिए तो इंटू 10 करना चाहिए, इंटू 9 करना चाहिए? इंटू 9 करना चाहिए। अब बताइए 2.5 इंटू 9 क्या होता है? 22.5। और जब आप 22.5 में 7.6 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 30.1। 30.1 ही तो आ रहा है, या 31.1 आ रहा है? कितना आ रहा है? 30.1 आ रहा है। अच्छा, इसको समझाने का एक आसान तरीका भी है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, आसान तरीके से समझ लो। हमें पता है कि 5.1 सबसे छोटी है, और अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? और ये कितना आएगा? अगेन 30.1। देखो समझने के ऊपर है। अगर आप 5.1 में 2.5 ऐड करते हो तो क्या आता है आंसर? 7.6। आपके पास पहली क्लास इंटरवल की अपर बाउंड्री आ जाती है। अगर आप 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 5 ऐड करते हो किसमें? 5.1 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10.1, यानी कि दूसरे वाले की अपर क्लास बाउंड्री। तो अगर आपको 10th वाले की अपर क्लास बाउंड्री चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2.5 में 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा इसको ऐड करना पड़ेगा किसमें? 5.1 के अंदर। आप ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज़ को। तो आपको जो भी इजी लगे वैसे समझ लो। आगे बात समझ? ठीक है ना? इजी है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है ये। चलिए, और एक आखिरी तरीका जो है वो टाइम कंज्यूमिंग तरीका है कि भाई लिख कर देख लो 10 क्लासेस और देख लो आखिरी क्लास के अपर क्लास बाउंड्री क्या है। वो भी कर सकते हो आप लोग, 10 क्लासेस को लिख करके देख लो। अगला क्वेश्चन 69
कौन सा था? 67। ध्यान से सुनना भाई। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल ए टू बी इज, देखो बहुत इजी क्वेश्चन, आपको समझ नहीं आया होगा इसलिए नहीं हुआ। पहले तो मुझे बताइए क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क मतलब होता है मिड वैल्यू। मैंने आपको बताया भी था कि क्लास मार्क और मिड वैल्यू एक ही चीज़ होती है। कई बार बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि वो क्लास मार्क को समझ नहीं पाते क्या है, और ये चीज़ क्लियरली मैंने आपको बताया था कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, कि मिड पॉइंट और क्लास मार्क एक ही चीज़ होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? UCL प्लस LCL अपॉन 2 या फिर UCB प्लस LCB अपॉन 2। अब आपके पास जो क्लास है वो क्या है? A टू बी, यानी ये क्या होगी? लोअर क्लास लिमिट, ये क्या होगी? अपर क्लास लिमिट, या फिर ये क्या होगी? लोअर क्लास बाउंड्री, क्या होगी? अपर क्लास बाउंड्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? B प्लस A बाय 2, या फिर बोल सकते हो A प्लस B बाय 2, कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। हाँ वही मुझे पता चल गया था, या तो ये समझ नहीं होगा या फिर ये A माइनस बी लगा होगा आप लोगों को, ठीक है ना? A टू बी है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई भी क्लास लिखते हो तो इसी तरीके से तो लिखते हो, 2.5 टू 5.5, तो ये वो 2 है, ये माइनस नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है ना? ए ऑप्शन इसका ए बी है, ए बी नीचे सरक गया है, बट इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए बी, फिर ए प्लस बी अपॉन 2, फिर ए बाई 2, फिर ए माइनस बी बाई 2। 67 भी हो गया। अब अगला है 77। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ठीक करा देता हूँ, समझ आ जाएगा। ये 14.5 होना चाहिए, अब हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये 9.6 टू 14.5, 14.6 टू 24.5। तो आपसे पूछ रहे क्लास साइज क्या है बताओ। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं एक सीरीज़, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को लिखता हूँ, इस वाली कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को लिखता हूँ, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है? बताइए, इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है, क्योंकि अगर एक्सक्लूसिव होती तो दो नंबर सेम होते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसा होता है ना वो, तो ये नंबर और ये नंबर सेम होता है, बट यहाँ पे तो डिफरेंट है, यानी कि ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव सीरीज़ है। और इंक्लूसिव सीरीज़ में क्लास विड्थ अगर निकालनी है तो कैसे निकाली जाती है? पहले इसे कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव में और फिर दिस माइनस दिस कर दो। तो मुझे बताइए इसका एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या रहेगा? पहले तो डी निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं? 14.6 माइनस 14.5 बाय 2, तो 0.05 आ जाएगा। या 9.6 माइनस 0.05 कितना होता है? 9.55, और 14.5 प्लस 0.5 कितना होता है? 14.55। फिर 14.6 माइनस 0.5 क्या होता है? 0.05, 14.55, और 24.5 प्लस 0.05 कितना होगा? 24.55। अब आप दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो, आपको क्लास विड्थ पता चल जाएगी। बताओ कितनी आ रही है? 10 नहीं 5। बेसिकली इसमें और भी मिस्टेक्स हैं, 5 आएगी। इसमें और भी मिस्टेक है, ये आपका 19.5 भी होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में 2 प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं और इसलिए क्वेश्चन बहुत ही दिक्कत दे देता है बच्चों को। ठीक कर दूंगा इस बार। ये 14.5 है और ये 19.5 है। ठीक है जी, ठीक कर लेना, क्योंकि आंसर सेम आना चाहिए ना दोनों केसेस में। सर हाँ जी, 80 भी बता दो। 80 भी बता दूंगा। लो जी 80 कर लेते हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन एनी गिवन वैल्यू। ठीक है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या नन ऑफ दिस। ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि अगर आपको पता लगाना है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन से कितनी वैल्यूज़ कम हैं, तो आप इनमें से किस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करोगे? किसको आंसर पता है इसका? वेरी गुड। और कौन सी वाली? ये भी 2 टाइप की होती हैं, लेस देन और मोर देन।
किसका यूज़ करोगे, बताइए जी। हम यूज़ करेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं समझा देता हूँ आपको। पाँच नंबर 10 बच्चों के आए, 10 नंबर 15 बच्चों के आए, 12 नंबर 20 बच्चों के आए, 15 नंबर 10 बच्चों के आए। हम जानना चाहते हैं कि 5 से कम नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 5 या 5 से कम। तब बोल सकते हो सर 5 या 5 से कम 10 बच्चों के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई 10 या 10 से कम कितने बच्चों के आए हैं, तो उसका आंसर 15 सही है क्या? नहीं, 15 तो क्या है कि 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं। तो अगर मुझे पता लगाना है कि किसी भी वैल्यू से कम वैल्यूज़ कितनी हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, तो मैं क्या करता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता है 5 या 5 से कम नंबर कितने बच्चों के हैं, 10 बोलूँगा। 10 या 10 से कम कितने बच्चों के नंबर आए तो क्या बोलूँगा, 25। 12 या 12 से कम कितने बच्चों के आए तो 45। और 15 या 15 से कम कितने बच्चों के आए तो 55। तो इसे हम बोलते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, 5 या 5 से कम, 10 या 10 से कम। किस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, कम। कम यानी कि क्या होता है, लेस। 85th। देखो टैली मार्क्स हमारे वैसे अब सिलेबस में रहा नहीं है, पहले हुआ करता था, तो तभी का क्वेश्चन अभी तक बुक में है। बट टैली मार्क्स आपको याद होगा क्या होता है, कुछ याद है? हाँ, अगर आपकी किसी भी अगर फ्रीक्वेंसी 3 है तो उसके टैली मार्क्स कैसे आते थे, ऐसे। अगर 4 है तो, 5 है तो फिर कट। याद आ गया कुछ कुछ, स्कूल में सीखा हम लोगों ने। तो टैली मार्क्स जो होते हैं क्या डिटरमाइन करने के काम आते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो बता रहे हैं हम लोग उससे, क्या क्लास विड्थ पता चलती है उससे, क्या क्लास बाउंड्री पता चलती है, क्या क्लास लिमिट पता चलती है ना, क्या पता चलता है, क्लास फ्रीक्वेंसी। बट ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं वैसे। 86 में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास लाइज बिटवीन 0 and 1, 0 and 1 बोथ इंक्लूसिव, लाइज बिटवीन -1 and 0 एंड लाइज बिटवीन -1 and 1। बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पेज खोलो, जिस पेज पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है। फिर इसके अगले पेज पर सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखो क्या है, उसके नीचे वाला क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। वही चीज़ होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक बार देख लेते हैं। आपके पास एक क्लास है, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और आखिरी चौथी क्लास, और इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं 5, 15, 10, 2। अब मैं जानना चाहता हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास। तो कैसे निकालेंगे, 5 अपॉन इनका टोटल कितना है, 32। इसका 15/32, इसका 10/32 और इसका 2/32। अब ये बोल रहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लास की हमेशा 0 और 1 के बीच लाया करती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू। अब देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मैं क्लास में एक बच्चा रैंडमली पिक कर रहा हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके नंबर 20 और 30 के बीच में आए होंगे, 20 से 30 की रेंज में आए होंगे, तब क्या बोलोगे, बताओ मुझे। बताइए फेवरेबल आउटकम कितने, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालता है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितने, कितने बच्चों के इस रेंज में नंबर आए हैं, 10, और टोटल कितने बच्चे हैं, 32। तो उसका आंसर क्या होगा, 10/32। यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी में एक रत्ती भर का फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी तो यही है कि वो हमेशा 0 और 1 के बीच लाया करती है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, बट प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ होती है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 भी हो सकती है, बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 और 1 कब होगी, खुद सोच करके देखो, 1 कब होगी, किसी भी क्लास इंटरवल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 कब हो सकती है, सोच करके देखो। हाँ, जब सभी, यहाँ पर मैं 0 कर दूँ, यहाँ पर मैं 0 कर दूँ और यहाँ पर मैं 0 कर दूँ, क्या ये कोई प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल भी सकते हो भाई। जब 0 से 10 के बीच में 0 बच्चों के नंबर आए, 10 से 20 to 30 के बीच में 0 बच्चों के नंबर आए हैं, और 30 से 40 के बीच में भी 0 बच्चों के नंबर आए हैं, तो भाई
सीधा सीधा ही लिख देते ना कि भाई 10 से 20 के बीच में 15 बच्चों के नंबर है, ये सब बनाने की जरूरत ही क्या थी। आगे बात समझ। तो अगर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें हर क्लास इंटरवल की कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर कुछ ना कुछ होगी तो किसी की भी 0 नहीं हो सकती रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और किसी की भी 1 भी नहीं हो सकती। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। तो प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रत्ती भर भी फर्क नहीं है, बट इतना फर्क आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की 0 या 1 हो सकती है, बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। ठीक है ना, प्रैक्टिकली नहीं हो सकती। अब अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर दो जैसे हमने यहाँ पे कर दी, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली, तीसरी और चौथी क्लास इंटरवल की 0 0 0 होगी और दूसरे वाले की 1 होगी। बट ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है। ऐसा कभी कोई रिलेटिव, आपने कभी भी कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखी होगी ऐसी जिसमें फ्रीक्वेंसी 0 आ रही हो या सारी की सारी फ्रीक्वेंसी एक ही क्लास इंटरवल के अंदर आ गई हो। ठीक है ना, इसलिए हम इसमें बी ऑप्शन को टिक नहीं करते क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। अगला क्या है 87। अच्छा ये क्यों कराऊँ मैं, ये तो आपने डाउट ही नहीं पूछा। डाउट होगा तो बताना, बता दूंगा। अरे कहाँ गया, ज़्यादा पीछे पहुँच गए। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं 94 के ऊपर। क्लासेस आर टेकन ओवरलैपिंग इन। तो बोल रहे हैं कि क्लासेस जो होती है वो ओवरलैपिंग किस केस में होती हैं। तो पहली बात तो क्लासेस मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात हो रही है। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज या तो इंक्लूसिव होती है या एक्सक्लूसिव होती है। ठीक है ना, इंक्लूसिव कैसी होती है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, और एक्सक्लूसिव क्या होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। तो ये बोल रहे हैं कि ओवरलैपिंग क्लासेस जो होती हैं क्या हम पाई चार्ट बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। हम बोलेंगे देखो भाई पाई चार्ट बनाने के लिए क्लासेस की ज़रूरत ही नहीं है, वो अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा है उससे भी बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई पाई चार्ट बनाने के लिए आपके पास हमेशा ओवरलैपिंग क्लासेस ही हों। ये तो भाई अगर इंक्लूसिव होगी तब भी बन जाएगा, डिस्क्रीट डेटा होगा तब भी बन जाएगा। बार डायग्राम बनाने के लिए ओवरलैपिंग क्लासेस चाहिए होती हैं, हम बोलेंगे अगेन नो। अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा है उससे भी बार डायग्राम बन सकता है, और इंक्लूसिव सीरीज है एक्सक्लूसिव सीरीज है उससे भी बार डायग्राम बन सकता है। सिर्फ ओवरलैपिंग चाहिए ऐसा नहीं है। क्या हिस्टोग्राम के लिए ओवरलैपिंग चाहिए, आंसर इज यस। हिस्टोग्राम तभी बन सकता है अगर आपके पास एक्सक्लूसिव सीरीज हो, जिसको हम ओवरलैपिंग सीरीज भी बोलते हैं। ओवरलैपिंग सिंपली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ओवरलैप करते हैं 10 10 20 20, और ये नॉन ओवरलैपिंग होती है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ओवरलैप नहीं करता। बात समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर है। तो जब भी ओवरलैपिंग वर्ड देखेगा उसका मतलब क्या है कि भाई बात की जा रही है ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। हमेशा ओवरलैपिंग का ये मतलब होता है कि बात की जा रही है ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। ये वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट के अंदर ही हमने समझा था, जब मैं क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे वर्ड्स भी लिखे हुए थे। फिर लाइन डायग्राम अगेन हम क्या बोलेंगे कि भाई इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास एक्सक्लूसिव सीरीज ही हो, अगर मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज भी है, मेरे पास इंक्लूसिव सीरीज भी है, तब भी मैं लाइन डायग्राम बना सकता हूँ। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया इसका, हिस्टोग्राम। फिर अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है 107। मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब ये बोल रहा है कि मीडियन किस से निकाल सकते हैं हम लोग। मीडियन क्या हमें उसके लिए लेस देन ओजाइव की ज़रूरत है, हम बोलेंगे हाँ उससे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन ओजाइव, हाँ जी इससे भी निकल जाएगा। बोथ ए एंड बी, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है ना, याद है आप लोगों को मैंने आपको बोला था कि ओजाइव के थ्रू मीडियन निकल सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मुझे लेस देन एंड मोर देन ओजाइव दोनों चाहिए हों। ये आपका मोर देन ओजाइव ऐसा बनता है और लेस देन ओजाइव ऐसा बनता है। इनका जो इंटरसेक्शन होता है इसका करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू आपका मीडियन होता है, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही ओजाइव है तो आप क्या करो n/2 निकालो, n/2 अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है तो 100 अपन 2 कितना हो गया 50। अब 50 कहाँ करो, यहाँ पे ढूंढो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन पर 50 लेट से यहाँ पर है आपका, यहाँ पे 50 आ रहा है, एक लाइन इधर खींचो और इधर से एक लाइन इधर खींचो, तब भी आपका मीडियन आ जाएगा। याद है मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि मीडियन निकालने की ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास दोनों ओजाइव हों, आपके पास एक ओजाइव भी है ना, उससे भी मीडियन आप लोग निकाल सकते हो n/2 करके। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई लेस देन ओजाइव है उससे भी निकल जाएगा, और अगर b है इंटरसेक्शन वाले मेथड से भी निकल जाएगा। नहीं हम क्या बोलेंगे कि b या a या b किसी भी ऑप्शन से आप मीडियन पता लगा सकते हो।
ओके, बात समझ आ गई अब? चलिए 107 हो गया। फिर है अगला क्वेश्चन आपका 113, 114, 115, 116, 117, यानी 113 से 117। देखो 113 क्वेश्चन जो है मैं करा देता हूँ, बट नहीं भी करोगे काम चल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एंड वाले क्वेश्चंस मैंने सिर्फ क्लास में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए डाला है, आपके सिलेबस के नहीं है, ठीक है ना। ये मैं करा देता हूँ, मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, बट ये याद रखना कि आपके सिलेबस के क्वेश्चंस नहीं हैं। तो ये मत सोचना कि नहीं हो तो भाई हाय तौबा मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नहीं 114 भी नहीं है, 115 भी नहीं है, नहीं 115 है कि नहीं, रुको देख के बताऊँगा, पहले जूम करके पढ़ लूँ लिखा क्या है उसके अंदर। 115 आपके सिलेबस का है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस का नहीं है और ये आपके सिलेबस का है, यानी कि देखा जाए मोटा मोटा तो 116, 115 और 116 ये आप नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। सॉरी दोबारा बता रहा हूँ, 113, 114 और 116 नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। ये आपके सिलेबस के नहीं है, ये सिर्फ इसी तरीके से समझ लो आपका IQ देखने के लिए है क्वेश्चंस कि आपका IQ कैसा है, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं है आपके किसी भी कॉन्सेप्ट की। और जी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर भी डाले हैं तो करवा भी देता हूँ, कोई 2 करा दूँगा, ठीक है, ये 2 करा दूँगा, अगले वाला खुद कर लेना, ये वाला और आखिरी वाला करा दूँगा, बीच वाला खुद कर लेना, नहीं भी होगा तो छोड़ देना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आउट ऑफ 1000 पर्सन्स 25 वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो बताओ इंडस्ट्रियल वर्कर कितने हो गए? तो ये हो गए इंडस्ट्रियल वर्कर। तो 750 कौन होंगे? एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 1000% 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड रेस्ट वर एग्रीकल्चरल वर्कर्स। 300% एंजॉयड वर्ल्ड कप मैच ऑन टीवी। अब 300 लोगों को क्या पसंद है? वर्ल्ड कप मैच देखना 300 लोगों को पसंद है। वो 300 लोग ऑब्वियसली बात है 1000 लोगों में से ही होंगे, ठीक है ना। अब उसमें से कितने इंडस्ट्रियल वर्कर है, कितने एग्रीकल्चरल वर्कर है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा है? 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड द वर्ल्ड कप मैचेस वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। पहले तो मुझे बताओ कितने लोगों ने वर्ल्ड कप मैच नहीं देखा? 700 लोगों ने, ठीक है ना। 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस वर इंडस्ट्रियल वर्कर। जिनने नहीं देखा इसका 30%, यानी कि कितना हो गया? 210। ये कौन है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि 250 में से 210 इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने वर्ल्ड कप मैच नहीं देखा। तो कितनों ने देखा? 40 इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने वर्ल्ड कप मैच देखा। ये इसका मतलब हुआ। क्या बोल रहा है कि जिन लोगों ने वर्ल्ड कप मैच नहीं देखा, जिनको पसंद नहीं, उन्हें देखा भी नहीं होगा, वैसी बात है। 700 लोगों ने नहीं देखा, इनमें से 30% लोग कौन थे? इंडस्ट्रियल वर्कर थे। इसका 30% जब हम निकालेंगे 210 आएगा, ये इंडस्ट्रियल वर्कर है। यानी 250 में से 210 इंडस्ट्रियल वर्कर ने वर्ल्ड कप मैच नहीं देखा। तो किन लोगों ने देखा? इन 40 इंडस्ट्रियल वर्कर ने देखा। और टोटल कितने लोगों ने वर्ल्ड कप मैच देखा है? 300। यानी कि रिमेनिंग 260 कौन होंगे? एग्रीकल्चर वर्कर्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैच ऑन टीवी? आ गया आंसर? आगे बात समझ। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स में किसी भी चैप्टर का नहीं है। जितने भी चैप्टर आपको पढ़ने, किसी भी चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही डाला हुआ है मैंने मजे के लिए। तो ये क्लास में जब ये चैप्टर से बोर हो जाएंगे बच्चे, क्वेश्चंस कर करके तो कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए डाला था। और इजी क्वेश्चंस होते हैं, इतने मुश्किल होते नहीं है। 113, 114, 115 करा देता हूँ। वो अगला ट्राई कर लेना, इसी तरीके से हो जाएगा। थोड़ा अकल लगाना, हो जाएगा। वो थोड़ा और मुश्किल क्वेश्चन है वैसे। कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड्स रॉ मटेरियल। देखो कॉस्ट ऑफ शुगर की बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ शुगर के लिए कितने हेड्स हैं? एक है रॉ मटेरियल का हेड, एक है लेबर का हेड, एक है डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का हेड, और एक है अदर कॉस्ट का हेड, अदर कॉस्ट।
तो क्या बोल रहे हैं कि जब हम चीनी बनाते हैं तो हमारे चीनी बनाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल 12 रुपये का खर्चा आता है। ये मान के चलो कि अगर आपको 1 किलो चीनी बनानी है मान के चलो, तो आपका रॉ मटेरियल का कितना खर्चा है उसमें? 12 रुपये का। 20 रुपये का खर्च लेबर का है, 35 रुपये का खर्च डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का है, एंड 23 रुपीज़ का खर्च आपका अदर कॉस्ट है। What is the difference between the central angles of the largest and the smallest component of cost of sugar? ये बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ शुगर है इसमें एक लार्जेस्ट कंपोनेंट होगा और एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होगा। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का फ़र्क है? कितने डिग्री का फ़र्क है ये पूछ रहा है। कैसे पता लगेंगे? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, मुश्किल नहीं है। पहले याद करो पाई चार्ट, फिर याद करो पाई चार्ट को बनाते कैसे थे। पाई चार्ट को कैसे बनाते थे याद है? देखो भाई पाई चार्ट खोल करके देखो। पाई चार्ट जिस पेज पर है उसके अगले ही पेज पर ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है। हाँ, तो आप बताओ, जब आप वो फॉर्मूला देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो एंगल बनाना है, एंगल वो रॉ मटेरियल का कितने डिग्रीज का बनेगा। तो आंसर आएगा 12 अपॉन इन सब का टोटल कितना आ रहा है? 25, 35, 90 अपॉन 90 इंटू 360। तो ये आपका एंगल आ जाएगा रॉ मटेरियल का एंगल। लेबर का एंगल कितने का आएगा? 20 अपॉन 90 इंटू 360 डिग्री। ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का एंगल कितने डिग्रीज का आएगा? और अदर का कितने का डिग्री का आएगा? ये आ गया 48 डिग्रीज, ये आ गया 80 डिग्रीज, ये आ गया 140 डिग्रीज, और ये आ गया 92 डिग्रीज। बट हमें ये सब निकालने की जरूरत थी नहीं। हमें क्या बोल रहा था कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ शुगर जो है उनके बीच कितने डिग्री का डिफरेंस है। तो हमें पता है कि भाई लार्जेस्ट ये है और स्मॉलेस्ट ये है, और इन दोनों के बीच कितने डिग्री का फर्क आ रहा है? 92 डिग्रीज। दिस माइनस दिस। आ गई बात समझ? अब इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से किया जा सकता था। मुझे बताइए 35 माइनस 12 कितना होता है? 35 माइनस 12 कितना होता है? 23। और टोटल कितना है? 90 इंटू 360 डिग्री कर देते तो भी आपका आंसर 92 डिग्री आ जाता। आ गई बात समझ कि इनका डिफरेंस अपॉन 90 इंटू 360 आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आ गया समझ? बहुत इजी क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन लिखना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, वो थोड़ा मुश्किल है समझना इसमें, बट एक बार समझ आ गया तो बहुत ईजी है। और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना। ये वाला कर लेते हैं। द क्लास इंटरवल्स इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 16 to 19, 20 to 23, 24 to 27 and 28 to 31. The correct specification for the class 24 to 27 is, ये जानना चाहते हैं कि इसकी करेक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, और स्पेसिफिकेशन में आपको यहाँ से देख करके बताना है। मुझे बताइए इंक्लूसिव सीरीज़ है एक्सक्लूसिव सीरीज़ है? इंक्लूसिव। तो इस इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या 24 इंक्लूडेड होगा? क्या 27 इंक्लूडेड होगा? हाँ। तो अगर x एक वैल्यू है तो क्या वो वैल्यू 24 या 24 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, और ये वैल्यू 27 या 27 से कम कुछ भी हो सकती है, ये बोलेंगे। तो ये क्या है? इसका करेक्ट स्पेसिफिकेशन है। बताओ कौन से ऑप्शन में लिखा है ऐसा? डी। यानी कि x जो है ये बड़ा होगा 24 से या बराबर होगा 24 के, और x जो है ये छोटा होगा 27 से 27 के बराबर हो सकता है। बात समझ आ गई ना आप लोगों को? क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन बाई चांस की बात है एक्सक्लूसिव सीरीज का होता तो बताओ इसकी करेक्ट स्पेसिफिकेशन क्या होती? ये होती कि भाई x की वैल्यू 27 से तो छोटी होगी, 27 नहीं हो सकती, बट 24 से 24 से बड़ी होगी। ठीक है जी, आगे बात। 24 भी हो सकते, क्यों भाई?
एक्सक्लूसिव सीरीज में जो लोअर बाउंड्री होती है वो तो इंक्लूडेड होती है ना उसके अंदर, अपर वाली तो इंक्लूडेड नहीं होती, लोअर वाली तो इंक्लूडेड होती है। और बताइए भाई, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आपको भी तो कुछ डाउट्स होंगे भाई। अक्षत, अखिल, ऐसा कैसे हो सकता है आपको डाउट्स ना हो? अभी तो सिर्फ 35 मिनट्स हुए हैं क्लास को, बस इस चैप्टर में इतने ही डाउट्स हैं? पक्की बात है? बस, बड़े होशियार बच्चे निकले तुम तो। उम्मीद मुझे ज़्यादा डाउट्स की थी वैसे। इसकी सोल्यूशन पीडीएफ आप लोगों के पास है क्या? है? सबको भेज दी थी मैंने ग्रुप में सोल्यूशन पीडीएफ। तो अगर आपने उन सबसे टैली करके ही डाउट्स पूछे होंगे बेसिकली, पहले आपने खुद ट्राई किया होगा, जो टैली नहीं करे वो डाउट्स आए होंगे, और बाई चांस आपने ये भी देखा होगा कि अगर टैली नहीं कर रहा तो आपको कई बार तो वहीं पे आंसर पता चल गया होगा, अच्छा मैंने गलत किया है, और अगर तब भी समझ नहीं आएगा तभी डाउट्स पूछे होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने, अभी मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने ट्राई नहीं किया है, क्योंकि इतने कम डाउट्स लॉजिकली मुझे लगता नहीं आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे, तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं आप लोगों में से जिनने अभी तक क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के डाउट्स हैं जिनने क्वेश्चन ट्राई किए हैं। तो जिनने ट्राई नहीं किए हैं अभी भी टाइम है, कर लो, पढ़ लो, मेहनत थोड़ी, पास होना है तो, और डाउट्स पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इनके अलावा भी आप लोगों को डाउट्स होंगे, 100% आएंगे, पूछ लेना जब क्वेश्चन ट्राई कर लो ना हो तब, ठीक है ना, बट ट्राई करो। मैं स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा अब कि भाई मैं क्लास में सारे क्वेश्चंस करा दूं, उससे डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास तभी होगा जब खुद मेहनत करोगे। आइए जी, अगला और मुश्किल चैप्टर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसके डाउट्स बताइए। किया है नहीं किया? इसके लिए टाइम चाहिए अभी आपको? नहीं किया, ओके, नहीं किया। भूल गए तो लेक्चर्स दोबारा देख लेना। डाउट बताऊंगा तब, डाउट्स जब बताऊंगा तब समझ आ जाएगा। मैं पहले ही बोला था चैप्टर मुश्किल है, ध्यान से करना। तुम लोगों ने पक्की लेक्चर मिस करे होंगे बीच में। वही चैप्टर ऐसा ही है इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस चैप्टर में, और इसलिए मैंने आपको बोला था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ज़्यादातर बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, बट इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं छोड़ने लायक, बहुत ईजी चैप्टर है ये। बट दिक्कत ये है कि इस चैप्टर को जिस दिन पढ़ाओ ना उसी दिन अच्छे से रिवाइज कर लो, तब तो हो जाएगा। और अगर आपने छोड़ देना है चैप्टर, 1-2 दिन भी रिवाइज नहीं किया, फिर आप भूल जाओगे उस चैप्टर में पढ़ा गया था। वो उसका एक ही सोल्यूशन बचा है आपके पास आखिरी, कि भाई ये वीडियोस अवेलेबल हैं, वो दोबारा देख लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। फिर भी नहीं समझ आ रहा? तुम तो अलग केस हो थोड़े। देखो कुछ तो समझ आया होगा, जो नहीं आ रहा वो एक दिन नोटबुक में लिख लाना, मैं अलग से बता दूंगा, और आपको बताने के चक्कर में बाकी सबको भी बता दूंगा, फिर क्लास में भी बता दूंगा, ठीक है ना। बट ये उम्मीद मत करना मैं पूरा चैप्टर दोबारा कराऊंगा, ठीक है, पहले बता देता हूँ। वो चीज़ें करा दूंगा जो समझ नहीं आई, जिनमें दिक्कत आई आप लोगों को। ये चैप्टर 3, मैक्स टू मैक्स 4, कम से कम 2 का आएगा, 2 से 4 की इसकी रेंज है। बट मैं देखो, अगर आप ऐसे छोड़ते रहोगे हर चैप्टर की 2 से 4 तो फिर चैप्टर इसी रेंज में आते हैं। सिर्फ कुछ ही चैप्टर है जिनकी वेटेज ज़्यादा है, और आप सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को करके जाओगे जिनकी वेटेज ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 60% सिलेबस कवर कर पाओगे। और ये सोच करके कि 60% सिलेबस कवर करके मेरे 40 आ जाएँ, 50 आ जाएँ, वो भी मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि भाई 60% सिलेबस करके गए तो पूरे 60 आ जाएंगे, उसमें भी कुछ गलत करके आओगे, ठीक है ना। उसमें भी फिर वही है कि भाई मैंने आपको बोला है कि फाउंडेशन में चाहिए तो 40 होते हैं एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में, बट आपको टारगेट 40 का नहीं, आपको टारगेट 50 का रखना है, चाहे CA करो चाहे CA में करो, क्योंकि भाई पास तभी होता है जब 50% एग्रीगेट बनता है, और 50% एग्रीगेट बनाना है तो आपको हर सब्जेक्ट का 50% का टारगेट लेना पड़ेगा, और 60 में से 50 आ जाएंगे क्या फाउंडेशन जैसे एग्जाम में? अगर तो बहुत ही अच्छे से करके गए तभी आ पाएंगे, वरना कुछ ना कुछ हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो ना हो। तो आपको करके तो सिलेबस मोर देन 90% जाना ही पड़ेगा इन एनी केस, और मैं तो ये बोलूँगा कि 100% सिलेबस करके जाओ, तब जाकर के अच्छे नंबर आते हैं फाउंडेशन में मैथमेटिक्स के पेपर में। और अगर आपको इतना करना है तो आपको चैप्टर सारे करने पड़ेंगे, आप छोड़ नहीं सकते
कि वो 2-3-4 नंबर का छोड़ दिया, 2-3-4 नंबर का छोड़ दिया। बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ बच्चे मैथ्स में क्यों क्यों बच्चों के नंबर कम आते हैं। फाउंडेशन में सबसे कम नंबर मैथ्स में आते हैं और लॉ में आते हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर इको में आते हैं और अकाउंट्स में आते हैं हर बच्चे के। ये हर सेंटर का इंडिया भर में जितने बच्चे हैं, जितने सेंटर हैं, हर सेंटर की स्टैटिस्टिक्स है। सबसे ज़्यादा इको में आते हैं और अकाउंट्स में आते हैं, ठीक है ना। 90s में भी आते हैं बच्चों के इसमें नंबर, और सबसे कम मैथ्स में और लॉ में आते हैं। लॉ का चलो समझ आता है क्योंकि लिखना है और आपको थोड़ी अच्छी लैंग्वेज लिखनी है, जो आपकी आप पहली बार लिख रहे होते हैं। अपने स्कूल तक लिखा तो होता है बट वो आपने नॉर्मल इंग्लिश लिखी होती है, अपने एक प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं लिखी होती। मैंने आपको फाउंडेशन में 20 ईयर में बताया भी था कि आपको सीए करते करते थोड़ा ध्यान देना होता है प्रोफेशनल लैंग्वेज। थोड़ा जितने अच्छे वर्ड्स यूज़ करोगे उतने अच्छे नंबर भी आएंगे। और मैथ्स में दिक्कत क्यों आती है मैं आपको बताता हूँ। बच्चों को एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर मुश्किल लगता है, बोलते हैं कि भाई 2-3-4 नंबर कहते हो छोड़ देते हैं। फिर बच्चों को ये नहीं कर पाते तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं हो पाता, 2-3-4 नंबर का तो आता है छोड़ देते हैं। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन समझ नहीं आता, फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी मुश्किल चैप्टर है थोड़ा, ये भी समझ नहीं आता। फिर 2-3-4 नंबर का तो छोड़ देते हैं, फिर 2-3-4 नंबर का तो ऐसे छोड़ देते हैं। और ऐसे कर करके कितना छूट गया, ठीक है। फिर करके वही जाते हैं 70% सिलेबस, अब कहाँ से बताओ जरा उनके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो ये दिक्कत होती है, तो आपको ये सब चैप्टर छोड़ने नहीं है, करने हैं। अगर छोड़ छोड़ के तो सभी छूट जाएगा, फिर करके क्या जाओगे। देखो अगर आपकी हैंड राइटिंग बुरी है तो नंबर आ जाते हैं, बट इतनी बुरी हो कि भाई पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि लिखा क्या है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कीड़े मकोड़े मार देते हैं, जो समझ ही नहीं आता लिखा क्या है, वहाँ पे फिर पास होना मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ लाइव एग्जांपल। मेरा जो साला है, ठीक है ना, यानी मेरी वाइफ का भाई, वो बहुत होशियार है पढ़ने में, वो बहुत पढ़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग बंदा है। इतना कोई भी नहीं है इस क्लास में जितना वो है, और वो सीएस कर रहा है, ठीक है ना। अब होता क्या है, वो इतना पढ़ के जाता है फिर भी उसका पहली बार में क्लियर नहीं हुआ सीएस एग्जीक्यूटिव। फाउंडेशन तो हो गया था, एग्जीक्यूटिव। तो मैं बोला कि भाई तू इतना हार्ड वर्किंग है, तुझसे तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते जितना तू पढ़ता है पूरे पूरे दिन, कि तेरा क्लियर नहीं होगा एक बार में। भाई फेल होने के पीछे रीज़न क्या है, अपनी वो जो होती है ना मार्कशीट्स निकलवा, मैं देखूंगा। मैंने देखा तो मेरा भाई तेरे हैंड राइटिंग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो लिखा गया तो ना मुझे समझ नहीं आ रहा था, एग्जामिनर को भी समझ नहीं आ रहा, उसने 0-0 दे रखे हैं सही आंसर में भी, ठीक है ना। तो इतनी हो कि भाई समझ आ पाए, जो चेक कर रहा है कि भाई लिखा क्या है। अगर उसे समझ ही नहीं आएगा लिखा क्या है तो भाई वो मार्क्स किस पे देगा। हाँ, थोड़ी बहुत करते हैं वैसे तो, वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं क्योंकि इतने सारे आंसर शीट चेक करनी होती है, तो ज़्यादा कोशिश करते नहीं है, बट थोड़ी बहुत करते हैं कि भाई हाँ समझ आ रहा है तो मार्क्स दे देते हैं, चाहे हैंड राइटिंग बुरी हो, ठीक है ना। तो क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनकी हैंड राइटिंग देख करके मुझे लगता था कि भाई क्या ही लिखते हैं लोग, बट वो मान के चलो जो मोर देन 300 मार्क्स भी आता है उन बच्चों के फाउंडेशन में, विच इज़ मोर देन 75% इन सीए फाउंडेशन, जो कि एक रैंक होल्डिंग मार्क्स हैं सीए फाउंडेशन के लिए। पहले अभी तो क्या है ना, सीए फाउंडेशन में रैंक्स देना बंद कर दिया इंस्टीट्यूट ने पिछले 2 सालों से, बट इससे पहले सीए फाउंडेशन में रैंक्स आती थी, और जिन बच्चों के 300 अबव आते थे मोस्ट प्रोबेबली उनकी रैंक आ जाती थी। और मोर देन 300 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों की राइटिंग भी मैंने देखा है कई बार बहुत अच्छी नहीं होती, बुरी होती है, मैं बुरी बोलूँगा उसको। बट फिर भी अगर उनके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भाई बुरी थी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थी, और आंसर सही लिखे बट समझ आ गए टीचर को। अगर वही आंसर समझ नहीं आते ना, फिर उनके वो मार्क्स नहीं आ पाते। मैं तो आपको ये इसमें है ना, देखो कोई ऐसा खेल नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है इसके अंदर साइकोलॉजी का खेल है कि भाई आप खुद सोचो, आप एक एग्जामिनर हो और आपके सामने एक दिन में चेक करने के लिए 100 मार्कशीट 100 वो शीट्स रखी हुई हैं। अब आप एक ही शीट में अगर 1 घंटा लगा दो समझ के उसे चेक करने में, तो आपका तो टारगेट ही पूरा नहीं होगा। तो आपको अपना टारगेट भी पूरा करना है, आपको ये भी पता है कि भाई मुझे हर शीट के बेसिस पर पैसे मिलने हैं, और कहीं ना कहीं आप ये काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पैसा कमाना है। तो अगर आप एक ही शीट में टाइम ज़्यादा लगा रहे हो तो आप अपने पैसों को नुकसान कर रहे हो, जो आप नहीं चाहोगे। तो या तो आप क्या करोगे कि सही लिखा होगा कि चलो मार्क्स दे दो, जिसकी चांसेस कम है, या फिर आप क्या सोचोगे पता नहीं क्या लिखा है, गलत ही लिखा होगा, 0 दे दो या 1 दे दो, सही, जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए राइटिंग पर बोला जाता है कि मार्क्स कट जाते हैं, बट ऐसा होता नहीं कि राइटिंग पर मार्क्स कटते हैं। टॉपर्स की भी राइटिंग कई बार बुरी होती है, बट वो इस लायक होती है कि समझ आ जाए। तो वो राइटिंग बुरी होने में और ना समझ आने में बहुत फ़र्क होता है। राइटिंग बुरी मेरी भी है, बट आप लोगों को समझ आता है मैं लिख के आ रहा हूँ, ठीक है। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बोलता मैं, बट लोगों को समझ आता है कि लिख के आ रहा हूँ, बट समझ ही नहीं आएगा लिख के आ रहा हूँ तो फिर दिक्कत है। आप लोगों को खुद भी समझ नहीं आएगा सर पढ़ा कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ें। तो इस क्वेश्चन
क्योंकि मुझे आपकी शक्ल देख के पता चल चुका है कि आप लोगों ने अभी नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ कर लो टाइम रहते इस चैप्टर को। और जो चीज़ें समझ नहीं आ रही ना आप लोगों को उस चैप्टर के अंदर, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा चैप्टर पढ़ाना मुश्किल काम हो जाएगा, फिर पूरे 2 लेक्चर्स लगाना इस चीज़ में। मैं इतना कर सकता हूँ कि 1-1.5 घंटा लगा करके जो चीज़ समझ नहीं आई वो बता दूँ, बट पूरे 2 डेडिकेटेड लेक्चर्स देना फिर खिंचेगा सिलेबस बहुत ज़्यादा। तो समझने की कोशिश करो, लेक्चर्स देखो, लेक्चर देखते देखते अगर आपको लग रहा है समझ आ गया तो ठीक है, जो चीज़ नहीं आ रही वो मार्क कर लो कि सर ये चीज़ हमें ठीक समझ नहीं आई थी, अब दोबारा बता दो, मैं वो चीज़ रिपीट कर दूंगा। बट चैप्टर आसान है, ये सोच करके मत बैठना कि मुश्किल है तो समझ नहीं आएगा। ये सोच करके बैठो कि आसान है, हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस करा भी दिए फिर मैंने, दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी टाइम ले लो और संडे तक का, और मंडे को उसके डाउट्स ले लेना, क्योंकि अभी मैं डाउट्स लूँगा, किसी को है ही नहीं। आइए जी, बैक टू बेसिक्स प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर में अभी तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, हाँ या ना? हम लोगों ने इस चैप्टर में लास्ट क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट टाइप्स ऑफ इवेंट कवर कर लिया था, ठीक है ना, जिसके हमने क्वेश्चंस भी बहुत सारे करे थे। लास्ट क्लास में हमने करा ही क्या था, टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ा और क्वेश्चंस करे थे, ठीक है ना। हम लोगों ने ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट के क्वेश्चन भी कर लिए थे लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। यानी हमारे इस चैप्टर में मोटा मोटा देखा जाए तो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज हमारा चौथा लेक्चर है। और आज हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे, क्योंकि अब 1 ही घंटा बचा है, कि कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। वैसे मुश्किल लग रहा है 1 घंटे में कंप्लीट करना, बट कोशिश कर सकते हैं। इस चैप्टर में 2 पार्ट बचे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। तो ये पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझिए क्या है, फिर मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, आपको उससे और बेटर समझ आएगा। देखो, आप लोगों को एक आइडिया होगा, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जल्दी बताइए क्या होते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोग थे तो सब, भावना भी थी शायद, काजल भी थी, श्रुति भी थी, आर्यन का मुझे याद नहीं। ओके, अगर मैं पहली बार कॉइन टॉस करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आंसर होगा 1/2। अब मैं दूसरी बार कॉइन टॉस करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ हेड आने की क्या चांसेस हैं, और अगर ये जो आंसर है मेरा ये इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा पिछले वाले आंसर से, तो मैं इन 2 टॉसिंग्स को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलूँगा कि भाई ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट जो है ये इंडिपेंडेंट है। बट अगर ये वाला आंसर इससे इन्फ्लुएंस होने लग गया तो ये दोनों इवेंट क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। और जब इवेंट डिपेंडेंट होते हैं और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उस प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आ गई बात समझ, ठीक है। तो देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इवेंट ए एंड बी साइमल्टेनियसली इज नोन एज कंपाउंड प्रोबेबिलिटी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोल रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इवेंट ए एंड बी साइमल्टेनियसली, यानी कि इवेंट ए और इवेंट बी साइमल्टेनियसली अकर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड प्रोबेबिलिटी या फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जांपल एक सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6। इवेंट ए है 1 4 एंड 6 आना, या 1 4 एंड 5 आना, और इवेंट बी है 3 5 और 6 आना। तो इवेंट ए और बी के साइमल्टेनियसली अकर होने के क्या चांसेस हैं, इस प्रोबेबिलिटी को अगर मुझे निकालना है तो क्या बोलूँगा इसको मैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी या फिर कंपाउंडेड प्रोबेबिलिटी। और कैसे डिनोट करूंगा इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका आंसर क्या होगा 1/6। बात समझ आ गई। यानी कि अगर मैं डाइस रोल करता हूं, क्या चांसेस है कि ए और बी इवेंट साइमल्टेनियसली अकर होंगे, और एक कब अकर हो सकता है साइमल्टेनियसली, जब 5 है, बाकी तो कभी हो ही नहीं सकते। और 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6। आगे बात समझ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी या कंपाउंडेड प्रोबेबिलिटी, और जिसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन केस ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट ए एंड बी वी में फेस 2 डिफरेंट सिचुएशंस। अब इसके अंदर भी ना हम 2 टाइप की सिचुएशन फेस कर सकते हैं। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हम 2 टाइप की सिचुएशन फेस कर सकते हैं। पहली सिचुएशन एरी और दूसरी सिचुएशन एरी। पहले सिचुएशन के अंदर फर्स्ट केस, इफ द अकरेंस ऑफ इवेंट
say B is influenced by the occurrence of another event A, then the two event A and B are known as dependent event. अब अगर event A और event B एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी एक का आउटकम दूसरे के आउटकम पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि इवेंट ए और बी क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है. क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है. वी यूज द नोटेशन, हम क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए. ठीक है ना, टू रीड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चीज को समझने के लिए. बी बाय ए का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है इवेंट बी की given that event A has already occurred. Given that event A has already occurred, यानी event A भाई हो चुका है. अब बात बताओ कि event B के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो event A हो चुका है. पहले तो बताओ event A होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6. यानी कि कोई भी अगर मैं डाइस रोल करता हूँ और इवेंट ए हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/6. 1, 4 या 5 आ जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/6. और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 3/6. बट मैं अगर ये बोलता हूँ कि इवेंट ए हो चुका है, अब बताओ कि इवेंट बी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या आंसर दोगे. इवेंट ए हो चुका है, अब बताओ इवेंट बी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या आंसर दोगे. इवेंट ए हो चुका है और अब बताओ कि इवेंट बी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या आंसर दोगे. मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना. अब मुझे बताओ इवेंट ए हो चुका है, यानी कि मैंने डाइस रोल किया है और मुझे पता है कि 1, 4 या 5 में से कोई एक नंबर आ चुका है. अब वो नंबर इवेंट बी होगा, यानी वो नंबर 5 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या आंसर दोगे. आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 3, और उसमें से फेवरेबल आउटकम कौन सा है, 5. आ गई बात समझ, आई बात समझ. हाँ, अब पता है ये तो हमने एक बार में इसका आंसर बता दिया, बट इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, ध्यान से देखना. इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये इसका फॉर्मूला है, देखो लिखा हुआ भी दिख जाएगा आपको. बी बाय ए का फॉर्मूला ये रहा, बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. दिख रहा है आप लोगों को. अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ तो मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा. आप हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 1/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 3/6. तो बताओ आंसर क्या आएगा. आ रहा है सेम आंसर, ठीक है ना. तो मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से, अब ये सुनो, जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला ना लगाना पड़े, क्योंकि इस फॉर्मूले को लगाने से क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. बट ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट अप्रोच कि अगर एक इवेंट हो चुका है तो देख लो कि उसके कितने आउटकम्स पॉसिबल थे, तो आपका टोटल सैम्पल स्पेस बन गया, और उसके अंदर सब फेवरेबल वाला कौन सा है, वो अपॉन टोटल आउटकम्स आपके हो जाएंगे आंसर. तो टोटल आउटकम्स याद रखना क्या होंगे, जो इवेंट हो चुका है उसके अंदर कितने आउटकम्स थे. टोटल आउटकम ये नहीं होगा, जो इवेंट हो चुका है इसके अंदर कितने आउटकम्स थे. ए इवेंट हो चुका है तो इवेंट क्या क्या हो सकता था कि 1 आया होगा या 4 आया होगा, 5 आया होगा. तो जो इवेंट हो चुका है इसका सैंपल साइज क्या है, 3 आ जाएगा आपका नीचे. और अब आप जाते हो कि इवेंट बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब आप देखो कि इवेंट बी और इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, वो आ जाएगा आपका ऊपर. तो हमने देखा कि सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 5, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा. ये अप्रोच ज़्यादा ईजी और ज़्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू दिस अप्रोच. मैंने आपको तरीके दोनों समझा दिया, दोनों का एक ही मतलब है, बस ये फॉर्मूला वाला तरीका है और एक प्रैक्टिकल कॉमन सेंस वाला तरीका है. ठीक है ना, आपकी मर्जी आपको कौन सा यूज़ करना है. ठीक है, तो इसको रीड कैसे करते हैं याद रखना. अगर बी ऊपर लिखा है, ए नीचे लिखा है, तो जो इवेंट नीचे लिखा जाता है वो हो चुका होता है. तो यहाँ पर कौन सा हो चुका होगा, इवेंट बी हो चुका होगा, और हमें ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या है. और यहाँ पर ए हो चुका होगा, हमें बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या है. न्यूमरेटर दोनों केस में सेम रहता है, फ़र्क होता है डिनोमिनेटर में क्या आएगा. अगर नीचे ए लिखा है तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, और नीचे बी लिखा है तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा. ठीक है ना, अगर नीचे बी लिखा है तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा. याद हो गए फॉर्मूलेस. ठीक है ना, इसको देखो मैं वेन डायग्राम से भी आपको समझा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का क्या मतलब है कि भाई इवेंट बी हो चुका है,
इवेंट बी हो चुका है, यानी ये मेरे पास क्या है, सैम्पल स्पेस है। अब बताओ कि इवेंट ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम हो गया ये और टोटल आउटकम हो गया ये। तो बताओ ये जो फेवरेबल आउटकम है इसको मैं क्या बोलता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, और टोटल आउटकम क्या है, बी। यही तो हुआ, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। आ गई बात समझ आप लोगों को, फॉर्मूला कैसे बना। तो फॉर्मूला बन गया तो आपको समझ आ गया, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला ना करके आप अगर ये अप्रोच यूज़ करोगे, डायरेक्ट अप्रोच, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन बेसिकली। क्योंकि अगर आप ये वाली अप्रोच यूज़ करोगे तो आप पहले ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है ना। ये तो अब यहाँ पे बहुत ईजी सिचुएशन थी, हो सकता है मुश्किल सिचुएशन हो जाए। तो इतना मुश्किल करने से अच्छा क्या है, डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करो, ठीक है ना। और तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी सच दैट इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, या फिर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। क्या बोल सकते हैं, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। बी की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन ए, कि ए हो चुका है। टू सजेस्ट दैट अनदर इवेंट बी विल हैपन इफ एंड ओनली इफ द फर्स्ट इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये क्या बोल रहा है कि ए इवेंट हो चुका है, अब बताओ कि बी इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, अगर मेरे इवेंट्स ऐसे हैं तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इवेंट बी हो चुका है और इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, नहीं। तो अगर इवेंट बी हो चुका तो उसमें और ए में कुछ कॉमन ही नहीं है भाई, बात समझ आ गई ना आप लोगों को, कुछ है ही नहीं कॉमन, तो उसका आंसर कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते। आगे बात समझ क्लियर है, ओके ठीक है। तो this is given by probability of b by a is equal to probability of a intersection b upon probability of a provided that probability of a is more than 0। और इसमें क्या है कि probability of a 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो आंसर क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। a इज नॉट एन, यानी कि a जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली a बाई b का क्या मतलब हो गया, a इंटरसेक्शन b अपॉन b। इन द सेकेंड सिनेरियो, तो आपको पहला सिनेरियो समझ आ गया, हो सकता है कि दो इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट ना हो। इफ द अकरेंस ऑफ द सेकेंड इवेंट बी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट इवेंट ए, देन बी इज नोन एज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि एक इवेंट दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बस वही चीज़ लिखी है। इट ऑल्सो फॉलोज दैट इन दिस केस ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, तो अगर बी ए के इंडिपेंडेंट है तो ए भी बी के इंडिपेंडेंट होगा, ये चीज़ लिखी हुई है। तो हम क्या बोलेंगे कि बी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, और ये भी बोल सकते हैं कि ए जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ बी है। आगे क्या लिखा है, ए एंड बी आर नोन एज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और जस्ट इंडिपेंडेंट। इन दिस केस वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वैसे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर हमारे इवेंट्स ऐसे से हैं और हमें ए बाई बी पूछा जा रहा है तो इसका आंसर तो होगा 0। बट अगर हमारे इवेंट्स ऐसे से हैं और ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ये कैसे एक्सप्लेन होगा समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, जितना समझा पाऊँगा। अगर इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, कोई दिक्कत गिले शिकवे नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिखना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, देखा जाए तो कुछ गलत है क्या इसमें, नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए इंटरसेक्शन भी होता क्या है, ये चीज़ कब अप्लाई होगी, जब इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, डिपेंडेंट इवेंट्स का है। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट ए एंड बी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट क्लास में ही तो पढ़ा था कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ दोस इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना समझ आ गया। क्या मैं
अगर मेरे पास इवेंट इंडिपेंडेंट है, इन दोनों को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये और ये सेम चीज़ लिखी गई है, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर दिया। अब मुझे बताइए ये और ये कट गया तो क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कब अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ तब जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर इवेंट्स डिपेंडेंट हैं तो क्या अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर इवेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऊपर वाले दो, और अगर इंडिपेंडेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एनी 3 इवेंट्स ए बी सी द प्रोबेबिलिटी दैट दे अकर जॉइंटली इज गिवन बाय दिस। अगर तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बट अगर ये डिपेंडेंट हैं तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ना कभी आया है ना कभी आएगा, एक नंबर को जस्टिफाई नहीं करता है। तो इस नॉलेज पर्पज से मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है कि ए या बी जिसके ऊपर भी डैश लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का साइन लग जाएगा, फॉर्मूले में भी उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाएगा। फॉर्मूला वही बेसिक वाला फॉर्मूला है, बस आपको देखना है कि कॉम्प्लीमेंट का साइन किसके ऊपर है, बी के ऊपर है तो बी के ऊपर लग जाएगा, और ए के ऊपर है तो ए के ऊपर लग जाएगा। अगर दोनों के ऊपर है तो दोनों के ऊपर लग जाएगा। अगर ए डैश अपॉन बी डैश होता तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ठीक है ना। अगर ये कॉम्प्लीमेंट का जो साइन है बी के ऊपर ना होकर के ए के ऊपर होता तो ए के ऊपर आ जाता, बी के ऊपर हट जाता, बी के ऊपर हट जाता। बात समझ आ गई आप लोगों को। और ये चीज़ मैंने अभी आपको समझाया था यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है जी। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है बताऊं, इसमें और इसमें फ़र्क है इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का और इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उनमें से एक आएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उनमें से दूसरा वाला आ जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो दोनों में आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। एक केस में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इस केस में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। आइए जी एग्जाम्पल के थ्रू समझें। द ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 2:3 एंड ऑड अगेंस्ट अनदर इवेंट इज 3:7। ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है ना। ये अभी नहीं करा रहा मैं। ये जो क्वेश्चन है ये ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट का क्वेश्चन है, याद रखना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, कहीं सोच लगो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ये ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट का क्वेश्चन है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे अब। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना जिसके अंदर 2 बॉक्सेस हैं और उसके अंदर से बॉल ड्रॉ की जा रही है, तो मुझे बताना। 107 में काजल एक ही है बैग, उसके अंदर अलग अलग बॉल्स हैं। मैं बोल रहा हूँ 2 अलग अलग बैग्स होने चाहिए। काजल भी श्रुति। और 109 में भी वही सेम चीज़ है, एक ही बैग है। आपको देखना 2 बैग्स किस क्वेश्चन में है, 2 बैग्स या 2 बॉक्स। ये रहा। There are 2 boxes containing 5 white and 6 blue balls and 3 white and 7 blue balls respectively. If one of the boxes selected at random and a ball is drawn from it, then the probability that the ball is blue is। ये है conditional probability का क्वेश्चन। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की पहचान क्या है, आपके पास क्वेश्चन में हमेशा 2 बैग्स 2 बॉक्स इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है ना।
अब समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्यों है। देखो आपके पास बॉक्स 1 है, आपके पास बॉक्स 2 है। बॉक्स 1 के अंदर कुछ वाइट बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। वाइट कितनी है 5 और ब्लू कितनी है 6, और इसी तरीके से इसमें 3 वाइट है एंड 7 ब्लू बॉल्स हैं। इफ वन ऑफ द बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल इज ब्लू। यानी कि बेसिकली आपने एक बॉल विदड्रॉ करी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लू कलर की होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। अब क्यों ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सोच करके देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बॉक्स 1 से बॉल निकालता और वो बॉल ब्लू कलर की होती, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती? और अगर मैं बॉक्स 2 से बॉल निकालता हूँ ब्लू कलर की होती, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें कोई दिक्कत? बॉक्स 1 में 6 ब्लू बॉल्स हैं, टोटल बॉल कितनी है 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू बॉल इज 6/11 और यहाँ पे 7/11। अब अगर मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू बॉल, तो उसमें दिक्कत पता है क्या है कि इट डिपेंड्स कि मैंने किस बॉक्स से बॉल निकाली है। बात समझ आ रही है आपको? मैंने क्या बोला कि इसका आंसर डिपेंड करता है कि मैंने किस बॉक्स से बॉल निकाली है, क्योंकि मैंने वर्ड डिपेंड यूज़ किया, यानी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस, डिपेंडेंट इवेंट का केस हो गया। ये डिपेंड करता है कि मैंने किस बॉक्स से बॉल निकाली है। क्या मैं आंसर ये बोलना कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज 6/11 सही है? नहीं, ये आंसर सही तब होता जब मैंने बॉक्स 1 से बॉल निकाली होती, बट मुझे तो पता ही नहीं मैंने किस बॉक्स से बॉल निकाली है। और ये बोलना कि मैंने बॉक्स 2 से बॉल मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू बॉल इज 7/10, ये भी गलत है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो सही आंसर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर देखो सिंपल सी बात है, पहले आप ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने बॉक्स 1 से बॉल निकाली होगी? 50%, 2 ही बॉक्स हैं तो 50% प्रोबेबिलिटी कि बॉक्स 1 से निकाली होगी, 50% है कि बॉक्स 2 से निकाली होगी। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ब्लू कलर की होगी? 6/11। अच्छा अगर मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया तो क्या मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो गया? नहीं, मेरा मेन टास्क कब कंप्लीट होगा? जब मैं उसमें से एक बॉल भी निकाल लूँगा। रूल ऑफ एंड लगेगा, रूल ऑफ और लगेगा। रूल ऑफ एंड क्या कहता है? प्लस करो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई। रूल ऑफ और कहता है प्लस करो। रूल ऑफ एंड मल्टीप्लाई कहता है, रूल ऑफ और प्लस कहता है। बेटा काजल रिवाइज नहीं किया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। किसी और को इस बात में शक है? रूल ऑफ एंड रूल ऑफ और क्या कहते हैं? रूल ऑफ एंड क्या कहता है? प्लस करना मल्टीप्लाई करना? अरे बताओ, रूल ऑफ एंड क्या बोलता है? प्लस करना मल्टीप्लाई करना? मल्टीप्लाई करना। और रूल ऑफ और क्या कहता है? प्लस करना। 100% श्योर हो या गलत बोल रहे हो? सही है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। रिवाइज कर लेना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो गया क्या? ब्लू बॉल निकल गई, उसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई, आंसर इज यस। अब मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो गया, बट मेरा मेन टास्क एक ऑल्टरनेट तरीके से भी पूरा हो सकता है, तो मैं क्या लगाऊंगा? और वो ऑल्टरनेट तरीका क्या है कि मैं बॉक्स 2 अगर चूज करता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और इसमें से मैंने ब्लू बॉल निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/10। दिस इज माई आंसर। क्या आ रहा है? $220 लिख दूँ? 60 + 77 कितना आ जाएगा? 137/220। आई बात समझ? आई बात समझ? ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, और अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर आपको समझाता ना इस वाले फॉर्मूले से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पता है कौन से फॉर्मूले से? ये क्वेश्चन पता है, मैं इस वाले फॉर्मूले से भी समझा सकता हूँ आपको। ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को, बट अगेन आप लोगों के लिए मुश्किल ही करेगा, वो आसान नहीं करेगा समझना। ये जो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है ना, ये इसी फॉर्मूले का यूज़ किया मैंने, ठीक है। हल्का सा हिंट देने की कोशिश कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊंगा, मुझे पता कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बोलता हूँ कि इवेंट ए है ब्लू बॉल पिक करना, और इवेंट बी है बॉक्स चूज करना।
तो बताओ इवेंट ए और इवेंट बी डिपेंडेंट इवेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट है? अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, तो एक इवेंट ए पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो ये इवेंट क्या बी पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? है। अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी मैं प्रोबेबिलिटी जानना चाहता हूँ ब्लू बॉल की, अभी किस पे डिपेंडेंट है? इवेंट बी पे डिपेंडेंट है कि भाई बॉक्स कौन सा है। अगर बॉक्स तो 1 है तो आपकी प्रोबेबिलिटी है 6/11, बट अगर बॉक्स 2 है तो आपकी प्रोबेबिलिटी है 7/10। तो इवेंट और इवेंट भी डिपेंडेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगेगा बताओ? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि मैंने एक ब्लू बॉल पिक करी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये निकालना पड़ेगा। बॉक्स सेलेक्ट करके उसमें से ब्लू बॉल निकालनी पड़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी जाननी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि मैंने बॉक्स चूज कर लिया है, अब बताओ कि ब्लू बॉल होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बताइए क्या होगी? मान के चलो बी जो है ये है बॉक्स 1 चूज करना, ठीक है ना, और एक सी इवेंट बना देता हूँ बॉक्स 2 चूज करना। तो ए बाई बी का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि बॉक्स मैं चूज कर चुका हूँ, अब बताओ कि उसमें ब्लू बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या आंसर दोगे? बताइए जी 6/11। और मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, यानी बॉक्स 1 चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2। तो यही तो किया था मैंने यहाँ पर, किया था। फिर मैंने क्या बोला कि रूल ऑफ और लगेगा, क्योंकि अभी मेरा फाइनल आंसर आया नहीं है। अभी मेरा फाइनल आंसर कब आएगा? जब मैं ये पता लगा लूँ कि बॉक्स 2 चूज किया होता और ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता। आगे बात समझ, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये कॉन्सेप्ट हम करेंगे, बट इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मुश्किल करेगा चीज़ों को, आसान नहीं करेगा। और यही चीज़ जब मैंने आपको ऐसे समझाया था तो कितने आसान तरीके से समझ आ गया, प्रैक्टिकली लॉजिकल तरीके से। ओके जी, तो यही चीज़ मैं आपको तब समझाने की कोशिश कर रहा था कि आंसर सेम आता है दोनों तरीके से, बस एक लॉजिकल तरीका होता है जो आसान है समझना, और एक फार्मूला वाला तरीका है जो आपको मुश्किल करता है समझने में। तो बताइए जी, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कब कब लगाना है? सिर्फ तब लगाना है जब 2 या 2 से ज़्यादा बॉक्स गिवन होंगे और आपको कोई एक पर्टिकुलर बॉल पिक करिए, इसकी प्रोबेबिलिटी पता लगानी होगी। अगर क्वेश्चन में आपको दिख गया कि एक ही बॉक्स है, उसके अंदर मल्टीपल बॉल्स हैं, तो याद रखना कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता उसके अंदर, अगर एक ही बॉक्स गिवन है तो, क्योंकि उसमें कंडीशन आती ही नहीं है। यहाँ पे कंडीशन आती है कि भाई ब्लू बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी बॉक्स 1 है या बॉक्स 2 है, बट एक ही बॉक्स के अंदर अलग अलग कलर की बॉल है, तो और मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या ये चीज़ किसी पे डिपेंडेंट है? नहीं है, बॉक्स ही चूज़ नहीं करना आपको यहाँ पर। आगे बात समझ, ठीक है ना? ये चीज़ अपने बुक्स में लिख लो, नोट्स में। नोट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी concept is applied only when 2 or more boxes, bags, etc. are given in question, and we have to determine probability of picking any specific ball। अच्छा, बॉल भी हो सकती है, कोई आइटम भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी ना हर बार बॉल ही होगी, कोई आइटम भी हो सकता है ना बॉक्स के अंदर। जेम्स हो सकते हैं अलग अलग कलर के, बीड्स हो सकते हैं अलग अलग कलर के। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ओनली व्हेन 2 और मोर बॉक्सेस, बैग्स एक्सेट्रा आर गिवन इन क्वेश्चन एंड वी हैव टू डिटरमाइन probability of
पिकिंग एनी स्पेसिफिक बॉल या आइटम एक्सेट्रा। अगर एक ही बॉक्स गिवन होगा तो कभी भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। और इसी के साथ अब आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर का स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन के अलावा वाला जो पार्ट है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पता है इस लायक हैं कि हम इस बुक के मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। 119। देर आर 3 बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। तो बॉक्स 1 2 3 और कलर ब्लू रेड वाइट, सारी डिटेल्स देना है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ सेम कलर। हर बॉक्स में मैंने एक एक बॉल निकाली है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेम कलर की होगी। कैसे करोगे ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इसका सोल्यूशन बड़ा है, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। बहुत बड़ा नहीं है, पहले सब में वाइट सब में रेड। हाँ वही पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि भाई हर बॉक्स से मैंने ब्लू बॉल निकाल लिया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर ऐड करेंगे कि रेड बॉल्स निकाली हर एक बॉक्स से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर ऐड करेंगे कि हर बॉक्स से जो बॉल निकाली वाइट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, फिर आपका आंसर आएगा आकर के। वही मैं बोल रहा था कि 1 नंबर के लिए नहीं है, बट ईजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। कैसे करेंगे फिर भी बताओ। मैं बॉक्स 1 से ब्लू बॉल निकाल रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। हाँ 5/23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है, सही बात है, बट हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही बोल रहा हूँ। 5/23 ठीक है जी। और बॉक्स 2 से ब्लू बॉल निकाल रहा हूँ, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 4/21। अच्छा, और बॉक्स 3 से भी ब्लू बॉल निकाल रहा हूँ, उसकी। अच्छा, इन 3 आंसर्स को प्लस करो या मल्टीप्लाई करूँ। अच्छा, आपका मेन टास्क क्या है कि तीनों बॉल्स सेम कलर की हों। अगर मेरी पहले बॉक्स से ब्लू बॉल निकल जाती है बाय चांस, तो आपका मेन टास्क कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो रूल ऑफ एंड लगेगा और लगेगा। एंड क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करो। बट अब आपका मेन टास्क कंप्लीट हो चुका है, तीनों बॉल्स ब्लू कलर की निकल चुकी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता चल चुकी है। अब ये बॉल्स रेड भी तो हो सकती थी, यानी मेन टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन ऑल्टरनेट वे। तो 8/23 मल्टीप्लाई बाय 9/21 मल्टीप्लाई बाय 6/16 प्लस 10/23 मल्टीप्लाई बाय 8/21 मल्टीप्लाई बाय 7/16। ये जो भी आपका आंसर आएगा ये आपको टिक कर देना है यहाँ पर। नहीं, अब देखो, अगर कोई एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जाननी होती तो करते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आपको एक बॉल पिक कर रहे होते हैं ना, अगर एक ही किसी एक बॉक्स से, तो आप वो चीज़ करते हैं, क्योंकि वो फिर डिपेंड हो जाता है कि किस बॉक्स से निकाली है। यहाँ पर आप कैसे डिपेंड करोगे किसी भी चीज़ को। आपने हर एक बॉक्स से एक एक बॉल निकाली है, तीनों ब्लू हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। अभी किस चीज़ पे डिपेंडेंट है बताओ, खुद सोच करके देखो, क्या ये चीज़ किसी पे डिपेंडेंट लग रही है आपको। बोला जा सकता है कि दिस थिंग डिपेंड्स ऑन समथिंग, नहीं बोला जा सकता। आ गई ना बात समझ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखवा के छोड़ा नहीं था आपको, मैं इतना लिखवा के छोड़ सकता था कि अगर जब भी किसी क्वेश्चन में आपको 2 और मोर बॉक्सेस देखें तो आप हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा देना। मैंने यहाँ पे ये भी लिखवाया, एंड वी हैव टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एनी स्पेसिफिक बॉल आइटम एक्सेट्रा। ये एंड के बाद वाला पार्ट जो है ये इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। आगे बात समझ। इसमें मल्टीपल बॉक्सेस तो हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं, एंड वी हैव टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एनी स्पेसिफिक बॉल आइटम। एनी स्पेसिफिक बॉल का क्या मतलब है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू बॉल,
तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि फिर वो ब्लू डिपेंड करता है कि आपने किस बॉक्स से निकाली है, 1 2 या 3। बट यहाँ पे हर एक बॉक्स से एक एक बॉल निकाल रहे हो, वो किस पे डिपेंड करता है? किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। अब ये बात समझ आपको? तो इसका आंसर मैच कर गया आप लोगों का? निकाला नहीं? पहली हार मान ली? देखो ऐसे बहुत आसान है, डिनोमिनेटर सभी का सेम आएगा और वो आएगा 8400। दोबारा 25, मैं 25 क्यों लिखा है, 23 आएगा ये। 23 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 16, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा सभी का 777728 और न्यूमरेटर जो है 5 4 23 60, 9 8 72 और मल्टीप्लाई बाय 6 342 और 432 एंड 7 8 560। तो ये आंसर आ रहा है 1052/7728। ठीक है जी, बात समझ आ गई ना क्या किया मैंने? इन तीनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही होता तो एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन, बताइए कैसे होगा। A pair of dice is rolled. If the sum on the dice is 9, find the probability that one of the dice showed 3. Important. बताओ जी आंसर क्या होगा? आप लोगों के दिमाग में पता है क्या आ रहा है कि सर अगर अब पेयर ऑफ डाइस रोल कर रहे हैं, यानी 2 डाइसेस रोल कर रहे हैं, तो 9 आ सकता है। कैसे कैसे? पहले पे 3 आया, दूसरे पे 6 आया हो, पहले पे 4, दूसरे पे 5, ठीक है ना, फिर 5 4, फिर 6 3, इनके अलावा तो नहीं आ सकता 9। तो आपके दिमाग में रहेगा सर 4 फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम 2 डाइस रोल करने पे 36 होते हैं, तो आंसर 1/9 आना चाहिए और ये आंसर सही होगा, यही लग रहा है, बट ये गलत है। ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस शोड 3। ये नहीं बता रहा कि 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बोल रहा है कि भाई 3 शो हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपके दिमाग में अगला आंसर आएगा कि सर 3 2 आउटकम्स में शो हुआ है, तो 2/36 आंसर कर दो, बट इसका आंसर 1/18 आ रहा है, वो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा। यही बात है ना, ये दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत पता है क्यों आ रही है? क्योंकि आपने यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा, वो लगना है। यस, ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एक इवेंट हो चुका हो और फिर आपको बताना है कि दूसरे इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम एक डाइस को रोल कर चुके हैं, रोल्ड लिखा है, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इफ द सम ऑफ द डाइस इज 9, और ये भी बोल रहा है कि सम 9 है। अब बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस डाइस पर 3 शो हो रहा होगा। अब मुझे आप ये बताइए कि इस सिचुएशन में आपके लिए सैंपल स्पेस क्या है, 36 या फिर 4? क्वेश्चन बोल रहा है कि डाइस रोल हो चुका है और 9 आ रहा है। अब बताओ कि जो भी रिजल्ट आया है उसमें 3 आ रहा होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपके लिए सैंपल स्पेस क्या है, क्योंकि डाइस रोल हो चुका है और आपका सम जो है वो 9 आया, यानी आपके लिए सैंपल स्पेस हो गया ये। और इसमें फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 6 और 6 3, यानी 2 फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ 4 आउटकम्स, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 1/2। ये था इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोगों को पहले तो लगता है कि यार इसमें शायद है ना 9 आया होगा डाइस पर, इसकी प्रोबेबिलिटी पता नहीं, तो 4/36 1/9 सोच लेते हो। जो थोड़ा ज़्यादा सोचते बोलते नहीं जी यहाँ पर तो ये पता लगाना है कि 3 आ रहा होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो आप सोचते हो कि भाई 3 2 केसेस में आ रहा है तो 2/36 आंसर हो जाएगा। बट कोई मेन पार्ट पर आता ही नहीं है कि भाई डाइस रोल हो चुका है, हमें आउटकम्स भी पता है क्या आए हैं। अब हमें बताना है कि 3
उनमें 3 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? उन आउट जो हमने डाइस रोल करे हैं उन आउटकम्स में 3 भी आ रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भाई 3 आने, या तो ये आया होगा, ये आया होगा कॉम्बिनेशन, तभी 3 दिख रहा होगा, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/4। ओके जी, आ गई बात समझ? ओके। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं फॉर्मूले से समझाऊं तो पता है क्या होगा? इवेंट ए होगा कि भाई जो सम है वो 9 आ रहा है, और इवेंट बी होगा कि नंबर 3 उस पर शो हो रहा है, और हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी या बी बाय ए? ए इवेंट हो चुका है, आपको निकालना है कि बी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी सम 9 आ रहा है, आपको बताना है कि 3 आया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या होता है इसका आंसर? यही होता है। मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि सम 9 भी हो एंड नंबर 3 भी उस पर दिख रहा हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बताइए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी की हमारा सैंपल स्पेस है बहुत बड़ा, इसमें एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। इवेंट ए के अंदर आपके 4 आउटकम्स आ रहे हैं, ये वाले 4, और इवेंट बी के अंदर आपका क्या आ रहा है? इवेंट बी के अंदर क्या आ रहा है? वो सारे आउटकम्स जिनमें 3 आ रहा है, जिनमें 3 आ रहा है, तो जिन जिन आउटकम्स में 3 आ रहा होगा वो सब यहाँ पे आ गए। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा होगा? वो आउटकम्स जिसमें सम 9 भी आ रहा है और नंबर 3 भी आ रहा है। देखो इवेंट बी के अंदर है ना 1 3 2 3 3 3, ये सारे आउटकम्स भी आ रहे होंगे, 4 3, यानी इसमें वो सारे आउटकम्स आ रहे होंगे जिसमें 3 है। बहुत सारे आउटकम्स होंगे ऐसे, 1 2 नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आ रहे होंगे? वो आउटकम्स जिसमें सम 9 भी आ रहा है और 3 नंबर भी प्रेजेंट है। तो बताइए मुझे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/36। 36 कट गया, क्या बचा? 2/4 यानी कि 1/2। आई बात समझ आपको? अब ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चन हो जाता है, सेम आंसर आता है, बट दिक्कत क्या है कि इस तरीके से करना समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है इंस्टेड ऑफ जो मैंने आपको पहला तरीका बताया। कहाँ मिटा दिया मैंने? थोड़ा ये वाला, ये डायरेक्ट तरीका कि भैया पहले तो लिख लो कि आपका जो इवेंट हो चुका है उसके आउटकम्स क्या हैं, फिर उसमें ढूंढो कि आपको जो दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब दूसरा इवेंट क्या है कि भाई 3 आ रहा होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब ढूंढो कि इन आउटकम्स में 3 कितनी बार आ रहा है, और ये सारे आउटकम्स को सैम्पल स्पेस बना दो, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और आसानी से आ जाएगा। और अगर अभी फॉर्मूला यूज़ करने निकलोगे तो आपको पहले तो यही नहीं समझ आएगा कि मैं इवेंट्स क्या क्या बनाऊँ। सबसे मुश्किल तो यही है कि इवेंट क्या क्या बनाऊँ, ठीक है ना। और फिर ए बाय बी निकालना है, बी बाय ए निकालना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये प्रैक्टिस से ही आता है, वो इतना करने की आपको ज़रूरत है नहीं अभी इस लेवल पे। आगे बढ़ जाएं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड द सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस कम्स टू बी 7। हमने एक पेयर ऑफ डाइस फेंका और सम कितना आया? 7 आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 3 हैज़ कम ऑन 1 ऑफ द डाइस? क्वेश्चन कर लोगे, कॉपी पेस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, कोई फ़र्क है क्या? नहीं, बस वहाँ पे सम 9 था और यहाँ पे सम क्या है? 7 है। बताओ 7 कैसे कैसे आ सकता है? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। अब इनमें से 3 नंबर किस किस केस में आ रहा है? एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। टोटल आउटकम्स कितने? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/6। 2/6 को हम 1/3 भी बोल सकते हैं। आगे बात समझ। A family has 2 children. The probability that both of them are boys, if it is known that one of them is a boy. ट्राई करना, ठीक है ना। In a class 40% student reads math, 25% biology and 15% both math and biology. तो एक क्लास है जिसके अंदर काफ़ी बच्चे हैं, लेट से मान के चलो 100 बच्चे हैं। ये है मैथ, ये है बायोलॉजी। अब 40% बच्चा, यानी 40 बच्चों को मैथ्स पसंद है, ठीक है ना। 25% को बायोलॉजी पसंद है, यानी 25 बच्चों को बायोलॉजी पसंद है। बट 15% यानी 100 का 15%, 15 बच्चों को दोनों चीज़ पसंद है,
ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको ये? वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स मैथ इफ इट इज़ नोन दैट ही रीड्स बायोलॉजी इज। अब हमें पता है कि एक बच्चे को बायोलॉजी पसंद है, अब क्या चांसेस हैं कि उसको मैथ्स भी पसंद होगी? बताओ जो आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, है ना? अगर हमसे पूछा जाता है क्या प्रोबेबिलिटी कि उस बच्चे को मैथ्स पसंद है, तो हम क्या बोलते हैं भाई 40/100। क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको बायोलॉजी पसंद है भाई 20/100, 25/100। क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको दोनों पसंद है 15/100। बट क्वेश्चन अभी ये पूछ ही नहीं रहा इन तीनों में से कुछ भी। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि बच्चे को बायोलॉजी पसंद है, ये 100% श्योर है। अब क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको मैथ्स भी पसंद होगी? अब क्योंकि उसे बायोलॉजी पसंद है तो इन 25 बच्चों में से एक है, वो 25 बच्चों में से एक है, और इसको मैथ्स भी पसंद है, इसके क्या चांसेस हैं? 15, और टोटल आउटकम कितने हैं? 25। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 15/25, 3/5। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आ गई बात समझ? 100% श्योर? तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में गिवन दैट लिखा हुआ दिख जाए ना, या फिर इफ इट इज़ नोन या गिवन दैट, तो आप समझ जाना कि 99% चांस है कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। गिवन दैट, इफ इट इज़ नोन, इस टाइप का जब भी आपको लिखा हुआ दिख जाए, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एक इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें उसमें से पता लगाना है कि दूसरे इवेंट भी की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो इवेंट हो चुका है वो आपका सैम्पल स्पेस बन जाता है फिर। अब क्योंकि बायोलॉजी इस बच्चे को पसंद है, तो 25 में से कोई वो एक बच्चा होगा, तो 25 बच्चे हो गए आपका सैम्पल स्पेस। 100 नहीं रहा, 25 हो गया सैम्पल स्पेस। और उसको मैथ्स पसंद है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 15 बच्चे हैं जिनको बायोलॉजी एंड मैथ्स दोनों चीज़ पसंद है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 15/25 होगी। ये जितने भी एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये सब चीज़ें लिखी गई हैं ना, ये सारे स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं। था 130th का आंसर कौन बताएगा? जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो आपको, जो बोल रहा हूँ होमवर्क है वो होमवर्क है, जो बोल रहा हूँ छोड़ दो अभी आप कर नहीं पाओगे। एक पार्ट छूट गया ना हमारे इस चैप्टर का भी, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसका है वो क्वेश्चन। बताइए जी। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ, ए ट्रूथ बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, एंड बी सच बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट विथ ईच अदर व्हेन आस्क्ड टू स्पीक ऑन अ फैक्ट इज, मैंने कुछ पूछा, अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कैसे पता लगाओगे? बताइए जी। कुछ तो बोलो। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है? बताओ, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब तो बता दो। एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है, इसका मतलब यह है सिंपल सा कि भाई एक बच्चा सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोल रहा है, और पहला झूठ बोल रहा है तो दूसरा सच बोल रहा है, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो क्या मुझे सिंपल ये नहीं निकालना? बोलो हाँ या ना? ये निकालना है। अच्छा, पहला बच्चा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, दूसरा बच्चा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। ठीक है ना? एक बच्चा झूठ बोल रहा है, एक बच्चा सच बोल रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले ने सच बोला था दूसरा भी सच ही बोलेगा या झूठ बोलेगा। ठीक है ना? दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो बताओ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना है? 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? कितना था भाई ए? 4/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना है? 1/4। तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी, या तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन का केस ये बनता है कि ए झूठ बोल रहा है, ए बी सच बोल रहा है, तो ये है। या फिर क्या हो सकता है, दूसरा अल्टरनेट केस क्या है कि भाई ए सच बोल रहा है
और बी झूठ बोल रहा है, तो 7/20 आपका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ? जिसमें रूल ऑफ और लगेगा इन दोनों केसेस में, क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा होगा या फिर ऐसा हो रहा होगा, ये तो बोलेंगे हम, या तो ए झूठ बोल रहा होगा, बी सच बोल रहा होगा, या फिर ए सच बोल रहा होगा, बी झूठ बोल रहा होगा। या फिर का क्या मतलब है? रूल ऑफ और क्या बोलता है? ऐड करो। A problem in probabilities was given to see a student ABC whose chances of solving it are 1/3, 1/5 and 1/2। तो बताओ सबसे होशियार कौन है? ABC में कौन होशियार है? सी सबसे ज़्यादा होशियार है, और सबसे ज़्यादा वीक कौन है? बी। What is the probability that the problem would be solved? क्या प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट दिमाग लगाने वाला है थोड़ा सा। देखो इसमें आपको ना पकड़ बनानी है इस चीज़ पर कि भाई क्वेश्चन पढ़ के समझ पाओ कि निकालना क्या है, ठीक है ना। अभी बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो देखो इसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है ए, बी एंड सी तीनों ही सही आंसर बता दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ए सही बताए, बी गलत बताए और सी गलत बताए, बट प्रॉब्लम तो सॉल्व इस केस में भी हो रही है। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रॉब्लम ऐसे भी तो सॉल्व हो सकती है कि भाई ए और बी सच बता दें और बी ना बता पाए, प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए। और इसी तरीके से कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे बताओ? बताओ भाई बताओ। और क्या हो रहा है? और क्या बन सकता है? ए डैश दो बार आ गया, बी डैश दो बार आ गया और सी डैश भी दो बार आ गया। मेरे हिसाब से इसके अलावा तो कुछ होगा, हो सकता है। ए नहीं बता पाया, बी ने बता दी और सी ने भी बता दी प्रॉब्लम, ये भी तो हो सकता है। फिर ए ने बता दी, बी नहीं बता पाया और सी ने भी बता दी, ये भी हो सकता है। और ए बता पाया, बी नहीं बता पाया, सी नहीं बता पाया, तो हो गया। और कुछ हो रहा है? बस इतना ही है? क्या चीज़? देखो इसमें केस तो ये भी बनेगा कि ए, बी और सी तीनों नहीं बता पा रहे, ठीक है ना, बट वो काउंट नहीं करना, उसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सारे केसेस होंगे। इसमें आपको करना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/3, तो ए डैश कितनी हो जाएगी? 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 1/5, तो बी डैश कितनी हो जाएगी? 4/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है? 1/2, सी डैश कितनी हो जाएगी? 1/2। तो ए की जगह 1/3, बी की जगह 1/3 और सी की जगह 1/2 लिखना है, और ए डैश की जगह, बी डैश की जगह, सी डैश की जगह ये लिखना है। और आपको पता है इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, और सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, सारी वैल्यूज को ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट क्या एक नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा? हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? गलत आ सकता है। और ये अगर आ गया तो ऐसे नहीं करना। सर ये वैसे भी तो कर सकते हैं कि हमें एक बच्चा सेलेक्ट करना हो कि वो कर दे। देखो अगर मैं बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2/3, 4/5, 1/2, 2/3, 4/5 एंड 1/2। क्या आंसर आ रहा है? 5 3 15, 2 30, 20। हाँ सॉरी, माय मिस्टेक।
8/30। तो ये चांसेस हैं कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। बट इनके अलावा जितने भी केसेस बनेंगे उसके अंदर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी ना। आई बात नहीं आई समझ? तो अगर मैं 1 - 8/30 कर दूं तो 24/30 ये वो आंसर आ गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई कि नहीं आई बात समझ? ये आंसर क्या रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। बट अगर 1 में से आंसर माइनस कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी किसी ना किसी तरीके से। 24/30 को मैं 12/15 भी बोल सकता हूँ, सॉरी 22 होगा, 11/15 भी बोल सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए ठीक लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था क्योंकि पहले हमने उसको क्या किया, नॉर्मल तरीके से समझा। बट जब हम इसको थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर दी कि भाई ये वाला काम आसान है निकालना, कि कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया पेपर को, और 1 में से माइनस कर दो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो कौन क्या आंसर आ जाएगा कि किसी न किसी ने तो सॉल्व कर लिया होगा। आगे बात समझ? सर वो कब करते हैं कि जैसे हमें बच्चा सेलेक्ट करना होता है, जैसे बॉक्स सेलेक्ट करना है कि इसी बच्चे ने करी है, 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं, सीधी बात है। जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस होता है। तो ये उसका नहीं था? नहीं, देखो आपको जब भी लगे ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि नहीं, तो अपने आप से एक सवाल पूछा करो, क्या इस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ किसी पर डिपेंडेंट है? अगर आपको लगता है तो हाई चांस है कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होगा। अगर आप सही सोच रहे हो तो आपकी सोच पर भी डिपेंड होता है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, बट उस क्वेश्चन में एक्चुअल में कोई चीज़ किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है, वो एक अलग सिचुएशन है। बट अगर सही समझ लेते हो उस चीज़ को कि भाई डिपेंडेंट है कि नहीं कोई चीज़, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना। ये क्वेश्चन ट्राई करना है आप लोगों को खुद। वन 136 भी आप लोगों से हो जाएगा, 137 भी आप लोगों से हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बट ईजी है। 138 सुपर इजी है। नहीं, 138 आप लोग थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, करके देखते हैं कौन कर पाता है। हमने पहले तो एक लीप ईयर सेलेक्ट किया है। अब हम जानना चाहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस लीप ईयर के अंदर 53 सैटरडेज होंगे। बताइए। अच्छा, आपको ये पता है, मुझे पहले तो ये बताओ कितने वीक्स होते हैं किसी भी साल में? 52। अच्छा, अगर मैं 52 बोलता हूँ 52 वीक्स होते हैं और एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 52 × 7 कितना होता है? 364। बट नॉर्मली एक साल में 365 डेज होते हैं, यानी कि हर साल अगर मैं लीप ईयर को छोड़ दूँ तो इनके अलावा हर साल कोई ना कोई एक दिन ऐसा होता है जो 53 टाइम्स आता है। बाकी सारे दिन 52 टाइम्स आएंगे, बट कोई एक दिन होगा मंडे से लेकर के संडे के बीच में जो 3 बार आ रहा होगा। किसी भी साल देख लो, एक दिन ऐसा होगा 100%। बाकी सारे दिन एग्जैक्टली 52 टाइम्स आएंगे, एक दिन 53 टाइम आ रहा होगा क्योंकि एक दिन जो एक्स्ट्रा बच गया इसमें। बट लीप ईयर में क्या होता होगा? 2 दिन ऐसे होते होंगे जो 53 टाइम्स आते होंगे। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? क्योंकि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366, यानी 2 दिन ऐसे होते होंगे जो 53 टाइम्स आते होंगे। अब वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? क्या वो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं? हाँ जी। क्या वो ट्यूसडे वेंसडे हो सकते हैं? क्या वो वेंसडे थर्सडे हो सकते हैं? क्या वो थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं? क्या वो फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं? और क्या वो सैटरडे और संडे हो सकते हैं? इनमें से कोई एक होंगे भाई? अच्छा, संडे मंडे भी हो सकते हैं, वेरी गुड। इनमें से कोई एक होंगे भाई? इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो यानी कि आप अगर एक लीप ईयर में सेलेक्ट कर रहे हो
तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, जिसमें से फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम क्या है? एक ये और एक ये, क्योंकि इसमें सैटरडे आ रहा है। तो बताइए जी, 2/1 2 3 4 5 6 7 7 आपका आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ, था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे 139 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करो। यार मुझे जाना था भाई, शिट। हाँ जी, एनी गेसेस? 139 कैसे होगा? आप फ्रंट रो में आप 4 लोग बैठे हो, ठीक है ना, आप 4 हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 चिल्ड्रन सेलेक्टेड एट रैंडम, तो मैंने आप लोगों को चारों को रैंडमली सेलेक्ट किया, मान के चलो, वुड हैव डिफरेंट बर्थडे। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप चारों का बर्थडे डिफरेंट डिफरेंट डेट पर होगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप चारों का बर्थ डेट डिफरेंट डिफरेंट डेट पर होगा? तो सबसे पहले मैंने मान के चलो निशा से पूछा कि बेटा निशा आपका बर्थडे कब आता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी डेट बोलेंगी वो, क्योंकि पहली डेट है तो यूनिक ही होगी, वो डेट किसी से क्लैश नहीं करती होगी, तो वो डेट यूनिक होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेवरेबल टोटल आउटकम अपन फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम और टोटल फेवरेबल क्या है? क्योंकि कोई भी डेटें बोलती हैं वो यूनिक ही है, वो रिपीट नहीं हो रही होगी अभी। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 365। यानी इनका जो बर्थडे है, अगर मैं इनसे पूछूं तो अभी मेरे पास कुछ कंपैरिजन के लिए है ही नहीं कि भाई इनका और इनका बर्थडे क्लैश हो रहा है कि नहीं हो रहा। इनका बर्थडे है, जो पहला बच्चा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट यूनिक है, ये 1 है। अब मैं अगर भावना से पूछता हूँ कि भावना आपका बर्थडे कब आता है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनका बर्थडे इनके बर्थडे पर नहीं आता होगा? वेरी गुड। तो आप बोलोगे कि सर इनका जो बर्थ डेट है वो हो गया अनफेवरेबल आउटकम, बाकी सारे फेवरेबल हैं। अब मैं अगर श्रुति से पूछता हूँ तो क्या आंसर देंगी श्रुति? 363/365। और मैं अगर आखिरी में काजल से पूछता हूँ तो क्या बोलेंगी काजल? काजल बोलेंगे कि सर अगर इन तीनों की बर्थ डेट हटा दी जाए तो बाकी सारे मेरे लिए क्या हैं? फेवरेबल आउटकम, और ये 3 मेरे लिए अनफेवरेबल हैं, इन तीनों की बर्थ डेट जो है, क्योंकि हम क्या जानना चाहते हैं कि चारों की बर्थडे अलग डेट पर होगी। तो ये तो कट गया, क्या बचा आपके पास? 362 मल्टीप्लाई बाय 363 मल्टीप्लाई बाय 364/365 क्यूब। आ गया समझ? ये तो आप कर लोगे, मुझे पता है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। तो सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे और कुछ भी नहीं पूछ रहा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर ये और ये बराबर है तो इसका क्या मतलब है? हाँ बताइए। वेरी गुड। ए बी के इंडिपेंडेंट है एंड बी के एक इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको बताया था ये चीज़ तभी ट्रू होती है जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। अगर ए बी के इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये भी है कि बी भी ए के इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन, इसका आंसर क्या होगा? ए जो है ये इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए, ए जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर क्या होता है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इसका आंसर होता है। और क्या लिखा था कि ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी ए जो है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? ए इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये तभी डिफाइन होगा जब ए इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होगा। इन फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज,
क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 तो नेगेटिव होता है, जो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता। 144 अभी आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको अभी आपको है ना घर पे जाके क्वेश्चन ट्राई करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, अभी तो मैंने पीछे से कराना शुरू किया है। जिस भी क्वेश्चन में आपको रैंडम वेरिएबल या एक्सपेक्टेड वैल्यू दिख जाए लिखा हुआ, वो क्वेश्चन अभी आप छोड़ देना, ठीक है ना। जिस भी क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल या एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखा दिख जाए, वो क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, ठीक है ना। तो बाकी के तीनों क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी हुई है, तो आपको छोड़ना चाहिए। इसके अलावा और भी बीच में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनमें एक्सपेक्टेड वैल्यू या रैंडम वेरिएबल लिखा होगा, तो सब पे आपको छोड़ना है। अब आपका होमवर्क क्या है, सुन लो। आपका होमवर्क है, वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में भी कर लिए थे, आपको याद होगा। बीच के 69 68 तो नहीं बोलूँगा, ये भी कर लिए हैं, वैसे तो सब मार्क दो रखे हैं क्योंकि, बट ये और इससे पहले के काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं यहाँ पर। तो आपको करने वाले अगर देखा जाए मोटे मोटे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है। मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 क्वेश्चन होंगे जो नहीं करे होंगे अभी तक हमने, वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं आप लोगों को, ठीक है ना। और डाउट्स मुझसे पूछने हैं। अभी भी बहुत क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं होंगे, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी आप कर ही नहीं पाओगे, और ये मैं गारंटी लिख कर भी दे सकता हूँ। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो सारे क्वेश्चन कर ले, ठीक है ना। तो वो मैं अभी आपको समझाना है, बाकी है, बट अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम ये क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोगों से नहीं होंगे, प्लस हम चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। फिर अगली क्लास तक चैप्टर फिनिश है, फिर इस चैप्टर पे अगली क्लास और नहीं लगने वाली, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स बताओ भाई। अरे कुछ तो बोल दो। नो, ओके, चलो फिर मिलते हैं परसों।